नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, हाथरस कांड ने एक बार फिर से योगी सरकार के चेहरे को, उसके चरित्र को बेनकाब कर दिया है। ये साफ हो गया है कि इस सरकार की मंशा क्या है, सोच क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है और उसके लक्ष्य क्या हैं। जाहिर है, जिस तरह से हाथरस में उस बलात्कार पीड़िता के साथ व्यवहार किया स्थानीय पुलिस ने, प्रशासन ने, और फिर लखनऊ के आदेश पर जिस तरह से आधी रात को उसके शव को उसके परिजनों की इच्छा के विपरीत जला दिया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, हत्यारों को बचाने की कोशिश की गई, गैंग रेप करने वालों को बचाने की कोशिश की गई, वो सब उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से शासन चला रहे हैं, ये इसके बारे में बहुत ही कड़वी और कटु टिप्पणी करती है ये घटना पूरी। आज हम देखेंगे कि ये घटना क्या बताती है योगी सरकार के बारे में, और क्या योगी सरकार सचमुच में उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलाने में दिलचस्पी रखती है। क्या उसका विश्वास संविधान में, कानून के राज में है, या वो इन सब को नहीं मानती है और अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को चला रही है, एक निरंकुश ढंग से, एक तानाशाह के ढंग से। और इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हम आए दिन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर आप को सचमुच में लगता है, और मुझे यकीन है कि लगता ही होगा, कि गोदी मीडिया खबरों को तोड़ता मरोड़ता है और उन्हें सनसनीखेज बनाकर पेश करता है, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको सदस्यता योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता उसमें से चुन सकते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि खबरें निष्पक्ष हों और जनता से उनका सरोकार हो, ताकि देश गुमराह ना हो। तो आइए अब शुरू करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश के योगी राज की, और योगी राज के कानून और संविधान के प्रति उसकी जो निष्ठा है, उसका जो आदर है, वो किस पैमाने पर है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हाथरस कांड की बात करेंगे, क्योंकि हमने इसी आधार पर आज ये चर्चा करने का आपके साथ मन बनाया है। और हाथरस कांड दरअसल एक ताज़ा तरीन वानगी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता है, उसके मना स्थिति में ही वो मूल आपराधिक चरित्र घुसा हुआ है, जिसमें वो नहीं मानती है कि सरकार को कानून के तरीके से चलना चाहिए, कानून के दायरे में काम करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों का आदर करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए और लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए, उन्हें अपराधियों से संरक्षण देना चाहिए, बचाना चाहिए। तो इस पूरे मामले में हाथरस कांड में हमने देखा है कि किस तरह से बलात्कार पीड़िता की जो रिपोर्ट है पहले नहीं लिखी गई, पहले लिखी भी गई तो छेड़छाड़ का मामला लिखा गया, फिर बाद में गैंग रेप की बात आई और उसमें भी अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई, और जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ व्यवहार हुआ था, उसकी ज़ुबान काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, बहुत ही बर्बर तरीके से उसके साथ पेश आए वो दरिंदे। और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार की आंखें नहीं खुली, योगी आदित्यनाथ की आंखें नहीं खुली, और उन्होंने उन अपराधियों को बचाने के लिए, उन दबंगों को बचाने के लिए, जो शायद उनकी अपनी जाति के लोग थे, उनको बचाने के लिए उस बलात्कार पीड़िता को आधी रात को खेतों में जलवा दिया, क्योंकि जबकि उसके परिवार के लोग चाह रहे थे कि वो शव घर आए, उसको वो देखें, उनकी माँ ने
गाड़ी के सामने लेट गई थी, पुलिस की गाड़ी के सामने, लेकिन उसको उनका मुंह नहीं देखने दिया गया। तो ये पूरा एक जो कहना चाहिए बर्बर रूप उत्तर प्रदेश सरकार का हमें हाथरस में देखने को मिला है। इसके बाद बलरामपुर में भी इसी तरह की एक और वारदात अगले ही दिन हो गई है। और अब अगर आप पिछले 3-4 महीनों में देखेंगे तो ऐसे दलित स्त्रियों, महिलाओं, बच्चियों के साथ वहाँ कई रेप की इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रेप की घटनाएं हो चुकी हैं। और ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन प्रशासन चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निष्ठा कानून में नहीं है। वो कानून से परे जाकर काम करने के आदी हैं। और हम भी पिछले 2-2.5 साल से लगातार देख रहे हैं कि वो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं, वो संविधान के प्रावधानों को दरकिनार कर देते हैं, वे कानून के ऊपर जाकर कार्रवाई करते हैं। जैसे कि उनका एक जो प्रिय वाक्य है, ठोक दो। ये ठोक दो संस्कृति जो है दरअसल एक आपराधिक मानसिकता से उपजी हुई है, जिसमें कानून का सम्मान नहीं है। और इसीलिए लगातार फेक एनकाउंटर का एक सिलसिला वहां चलाया गया। बगैर कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपराधियों को पकड़ना और न्याय दिलवाना या उनको दंड दिलवाना उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। और जाहिर है कि जब आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो बहुत सारे निरपराध लोगों को भी निशाना बनाते हैं। और कई बार आप अपराधी होने का बहाना करके अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, विरोधियों को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हाथरस कांड पहला और आखिरी कांड नहीं है। इसके पहले एक लंबा सिलसिला है योगी राज में इसी तरह से कानूनों की अवहेलना करके शासन चलाने का। आपको याद होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, विधायक थे, उन्होंने जिस तरह से एक अपने ही रिश्तेदार की, अपनी ही जाति की बच्ची के साथ रेप किया था और फिर उसके बाद उनको लंबे समय तक गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि उनको संरक्षण मिलता रहा वहाँ की पुलिस से, प्रशासन से और यहाँ तक कि सरकार से भी। जब बहुत जाकर जन दबाव बना तब जाकर उनको अरेस्ट किया गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं चिन्मयानंद, जो कि केंद्र सरकार में वाजपेयी के समय गृह राज्य मंत्री भी हुआ करते थे। उनके साथ भी वो भी एक ऐसे ही रेप के मामले में फंसे हुए हैं। और इन दोनों मामलों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनों को दरकिनार करके इनको बचाने की हर संभव कोशिश की। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं उनकी ही जाति के लोग हैं। तो ये लगातार हमने देखा कि इस तरह से वो कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। फिर विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरह से किया गया कि जिसको पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि एनकाउंटर हो जाएगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, एक तरह से उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हमने देखा कि किस तरह से इस सब के बावजूद सारे कानूनों को धता बताते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। अब उसकी जांच हो रही है और हर एक किसी का मानना है कि वो फर्जी एनकाउंटर था। सारी मनगढ़ंत घटनाएं उनसे जोड़ दी गई और उसको मार डाला गया। अब इसको ये देखिए कि न केवल ये हो रहा है योगी के राज में कानूनों को तोड़ने के और कानून को अवहेलना करने की या अपराधियों को बचाने के लिए वो किस तरह से कानून को बाईपास कर देते हैं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन कानून का उपयोग निरपराध लोगों को फंसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए भी उनकी सरकार, योगी सरकार लगातार कर रही है। आप उदाहरण ले सकते हैं कि CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले थे उनके साथ किस तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। उन पर डंडे चलवाए, गोलियां चलवाईं, उन्हें बदनाम करने के लिए चौक चौराहों में पोस्टर लगा दिए गए, जबकि हाई कोर्ट ने मना किया था कि ये गैर कानूनी है, उन्हें हटाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद
योगी सरकार ने वैसा नहीं किया। आज तक वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह का कोई कानून बताइए जिसके आधार पर आपने ये किया है, लेकिन वो तो कोई प्रोविज़न तो है नहीं। लेकिन सरकार जो है उनको बदनाम करने के लिए, उनको कलंकित करने के लिए उन्होंने, योगी सरकार ने अपनी ज़िद से ये काम जारी रखा। यानी ये न्यायालय की खुली अवहेलना ही नहीं, अवमानना भी थी और इसके लिए उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, उनको कोई शर्म नहीं आई, उन्हें कोई लज्जा नहीं आई। इसके बाद आप देखिए कि जो प्रदर्शन के दौरान कहीं छिटपुट हिंसा हुई या तोड़फोड़ हुई, उसके लिए भी प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। जो अग्रिम भूमिका निभा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन हिंसा तोड़फोड़ की कार्रवाई में भले ही उनकी कोई भूमिका न रही हो, कोई उपस्थिति न रही हो, और ये हिंसा और तोड़फोड़ भले ही योगी सरकार ने खुद करवाई हो, इनको फंसाने के लिए उनको फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनकी संपत्ति को जब्त करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए। और इसका भी प्रावधान कानून में नहीं है कि इस तरह की घटनाओं में किस तरह से वसूला जाएगा, ये जो संपत्ति को सीज करके या जब्त करके या उसकी नीलामी करके कैसे वसूला जाएगा, ये भी। लेकिन ये साफ जाहिर था कि वो परेशान करना चाहते थे सीए के प्रदर्शनकारियों को। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि किस बर्बरता से, निर्ममता से पुलिस ने वहाँ पर लाठियाँ भांजी और 50 युवकों को, छात्रों को, छात्राओं को उन्होंने घायल किया, जख्मी किया। इसी तरह का एक बड़ा उदाहरण देखिए कि डॉक्टर कफील का किस तरह से इस सरकार ने उनको परेशान किया। पहले परेशान किया जब वो गोरखपुर में इलाज कर रहे थे, उन्हें जेल में फर्जी आरोप में ठूंस दिया गया, लेकिन वो कानून के रास्ते बाहर आ गए। इसके बाद उनको जब उन्होंने एक बहुत ही शांत किस्म का भाषण दिया था, जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो बता रहे थे कि उन्होंने कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कही थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट के नियमों के विरुद्ध, कोर्ट के आदेशों के बावजूद उनको 6-7 महीने तक जेल में बंद रखा गया। उनको वहाँ प्रताड़ित किया गया, उनको खाने पीने नहीं दिया गया कई दिन तक, ये डॉक्टर कफील ने बताया है। तो ये लगातार एक सिलसिला परेशान करने का चल रहा है और ये सब बता रहा है कि इसके पीछे योगी सरकार के बहुत सारे दुराग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, जिसमें जाति व्यवस्था एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, उसमें जो ऊपर की जातियां हैं, ख़ास तौर से क्षत्रिय, इस समय अपने आप को बहुत ही आक्रामक महसूस कर रहे हैं। वो आक्रामक हो गए हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि वो पावर में हैं और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें उनकी संलिप्तता पाई गई है। वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और रेप की घटनाएं भी बहुत सामने आ रही हैं। तो जो अपर कास्ट है, ऊपर की जातियां हैं, वो निचली जातियों पर ज़ोर जुल्म का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं और ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी तरह से अल्पसंख्यक निशाने पर रखे जा रहे हैं, फर्जी लव जिहाद के केस बनाए जा रहे हैं, गौ हत्या के फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक, जो हम मानते हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की सरकार एक लोकतंत्र में वो जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, इन तमाम चीज़ों से उठकर काम करती है। वो उसका एक मानवीय चेहरा होता है, एक कल्याणकारी उसका चरित्र होता है और वो जनहित को सबसे ऊपर रखकर अपना काम करती है, उसका एजेंडे में वो होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का एजेंडा कुछ और है, वो इस एजेंडे पर काम नहीं कर रही, वो कानून के राज में उसका भरोसा नहीं है, संविधान
में उसका भरोसा नहीं है और इन सब को दरकिनार करके वो अपने एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिसमें अपर कास्ट का वर्चस्व होगा, जिसमें हिंदुत्ववादियों का वर्चस्व होगा और बाकी सब दोयम दर्जे के नागरिक बनेंगे। उन्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। और ये आप पूरी प्रशासन की आप बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं, उनकी भाषा में देख सकते हैं, उनकी कार्यशैली में देख सकते हैं, और ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी भाषा में, जिसमें हिंसा का पुट हमेशा बना रहता है, जिसमें एक धमकी अंतर्निहित रहती है, जिसमें एक जो राज्य के मुखिया का एक जो उदार चरित्र और चेहरा होना चाहिए वो कहीं से नज़र नहीं आता है। वो बहुत हिंसक ढंग से बात करते हैं और ये जो ठोक दो वाली संस्कृति उन्होंने पैदा की है उत्तर प्रदेश में, और जिसमें प्रशासन को, सरकार, पुलिस को एक खुल्लम खुल्ला छूट मिल गई है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। अपराध को ख़त्म करने के नाम पर वो उन्होंने फैला दी है, और ये अपराध को ख़त्म करने के नाम पर अपराधियों के बजाय निरपराध लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और तरह तरह से बनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक निशाने भी हैं, इसमें सामाजिक निशाने भी हैं, इसमें आर्थिक निशाने भी हैं, और जाहिर है कि एक बहुत ही बुरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई है। एक तरह से ये कह दें कि वहाँ अति हो चुकी है योगी राज की, और अब अगर योगी आदित्यनाथ बने रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश और गर्त में जाएगा, वहाँ कानून और व्यवस्था की हालत और बिगड़ती जाएगी, और भी हिंसा, अपराध की बढ़ोतरी होगी, जो कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए कतई अच्छी नहीं मानी जा सकती। उसके विकास के लिहाज से देखें, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देखें, और जाति के अंदर जो उत्पीड़न, शोषण, दमन, हिंसा छुपी हुई है उसके लिहाज से भी हम देख सकते हैं। तो ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश कि या तो सरकार जाए या उसके नेतृत्व को बदला जाए, क्योंकि ये नेतृत्व तो पूरी तरह से असफल साबित दिख रहा है। अब उसके लिए और प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है, और इनके हाथ में अगर राज्य की बागडोर रही तो हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। तो योगी को हटाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, और निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार, बीजेपी इस दिशा में नहीं सोचती है तो विपक्षी दलों को दबाव बनाना पड़ेगा, उन्हें आंदोलन चलाने पड़ेंगे, ये जोखिम उठाकर कि योगी की जो नीति है दमन की वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। योगी हर तरह से दमनकारी उपाय करेंगे, आपको हाथरस जाने से भी रोक सकते हैं, पीड़ितों से मिलने से रोक सकते हैं, आपको आंदोलन करने से रोक सकते हैं, तमाम तरह की बाधाएं खड़े करेंगे, और अगर आपने आंदोलन किया तो आपको जेल भी भेज सकते हैं, जेलों में ठूस सकते हैं, आपको परेशान किया जा सकता है, आपकी पिटाई की जा सकती है, और फेक एनकाउंटर भी आपका हो सकता है। ये तमाम आशंकाएं हैं। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाना है, उसे ठीक से चलाना है, वहाँ एक मानवीय ढंग की सरकार बने, एक जो राज्य की कल्पना होती है, जनता के शासन की कल्पना होती है, उसके हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश को गढ़ना है तो जाहिर है कि ये रास्ता अब बदलना पड़ेगा, नेतृत्व अब बदलना पड़ेगा, जो सरकार है उसकी संस्कृति बदलनी पड़ेगी। अब ठोको संस्कृति नहीं चलेगी, अब रोको संस्कृति को लाना पड़ेगा, तभी कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के हालात और वहाँ की सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है उस पर मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन मित्रों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके Facebook को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फ़ौरन ऐसा करेंगे। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।